तो आज का टॉपिक हमारा बेटा न्यू इकोनॉमी पॉलिसी से रिलेटेड है। ये लगा लीजिए कि न्यू इकोनॉमी पॉलिसी हमारी 91 में आई थी। अभी 91 से पहले की जो हमारी सिचुएशन है वो हमें पढ़नी है कि 91 से पहले की सिचुएशन क्या थी, क्योंकि 91 में हमने क्या किया था, न्यू इकोनॉमी पॉलिसी को अडॉप्ट कर लिया था, जिसमें हमने क्या किया, एलपीजी को अडॉप्ट किया कि लिबरलाइजेशन आया, प्राइवेटाइजेशन आया और ग्लोबलाइजेशन आया, यानी कि निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण हमने वहाँ यूज़ किया। जिसके बाद हमें लगभग जो हमारे 5 ईयर प्लान जो बनाते थे वो धीरे धीरे उसका जो बर्डन है वो कम होना शुरू हो गया था। इससे पहले 91 से पहले हमारी स्टेज क्या थी, सबसे पहले हमारा जो हम डिपेंड थे, किस पे डिपेंड थे, पब्लिक सेक्टर पे डिपेंड करते थे। जो हमारा डिपेंड सेक्टर था वो कौन सा था कि पब्लिक सेक्टर था, जिसमें आपने ये भी सुना होगा कि इससे पहले 91 से पहले गवर्नमेंट सेक्टर में ही जॉब हुआ करती, प्राइवेट सेक्टर में जॉब कम होती थी और प्राइवेट सेक्टर जॉब को कुछ अच्छा भी नहीं माना जाता था। ठीक है, गवर्नमेंट सेक्टर की जो जॉब है उनको अच्छा माना जाता था। तो पब्लिक सेक्टर में आपका जो 1956 की जो पॉलिसी आई थी इंडस्ट्री, उसमें 17 जो इंडस्ट्री हैं उनको सेव करके रख दिया गया था और प्राइवेट सेक्टर में 12 थे और पब्लिक सेक्टर में कितने थे, 17 थे। ठीक है, यानी कि 17 ऐसे उद्योग जो कि आपके पब्लिक सेक्टर में काम करते थे और 12 ऐसे उद्योग जो कि आपके प्राइवेट सेक्टर में काम करते थे। क्लियर, डिफरेंस समझ में आ गया। उसके बाद आपका जो डेवलपमेंट है प्राइवेट सेक्टर का वो कम था। ठीक है, था पर कम था। इसने ये कहा है कि 1948 में जो है वो आपको लाइसेंस लेना पड़ता था। अगर कोई भी चीज़ प्राइवेट सेक्टर में लेके जाते थे आप, कोई भी इंडस्ट्री अगर प्राइवेट सेक्टर में आप कोई सोल ट्रेड भी करने जाते थे तो भी आपको परमिशन लेनी पड़ती थी। ठीक है, तो परमिशन लेने के लिए आपको 1948 जो एक्ट है उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ता था। फिर इसी चीज़ को आगे 1969 में और रिस्ट्रिक्शन इस पे लगा दी थी, पाबंदी इस पे लगा दी गई थी कि जो आपके एरिया पहले से खुले हुए थे उनको और रोक दिया गया था। ठीक है, MRTP एक्ट इसमें बना था, मोनोपोली एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस से संबंधित था ये आपका। उसके बाद आपका स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और रेगुलेशन ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्री, छोटे पैमाने के जो उद्योग थे उनका संरक्षण, सेफ्टी, प्रोटेक्शन उनकी, और बड़े पैमाने के जो उद्योग थे उनको चलाने के लिए अलग से रूल रेगुलेशन बनाना। ये उस टाइम हमारी विशेषता रही थी कि पंचवर्षीय योजना बनाई इसलिए जाती थी ताकि हमारे जो छोटे उद्योग हैं उनको सुरक्षित रखा जा सके, क्योंकि जो हम हाथ से काम करते थे वो हाथ से काम करने वालों की संख्या कम होनी शुरू हो गई थी। तो उस चीज़ को बचाने के लिए हमने क्या किया, पंचवर्षीय योजना को शुरू किया और जो बड़े उद्योग हैं उनके लिए अलग से हमने नियम बनाए। अब उसके बाद है कि आप जो हैवी इंडस्ट्री हैं उनकी डेवलपमेंट की तरफ आप गए। जो भारी उद्योग हैं जिनमें भारी सामान बनता है, जिसमें इंजीनियरिंग से संबंधित है या आयरन लोहे से संबंधित है, इस्पात से संबंधित है, वो इंडस्ट्री जो है आपकी काम ज़्यादा करने लगी। ठीक है, इसलिए कि आपका फोकस किया जाए कि आपकी जो भारी चीज़ें हैं, जो मशीन है, वो चीज़ें आपको यहीं अवेलेबल हो जाएं ताकि आपको बाहर डिपेंड ना रहना पड़े, दूसरे देशों की तरफ ना जाना पड़े। उसके बाद आपका फोकस था सेविंग और इन्वेस्टमेंट पे कि आपकी जो छोटी छोटी बस्तें हैं उनको बढ़ावा दिया जाए और छोटी छोटी बस्तों की जो पैसा इकट्ठा आपका होता है उसको इन्वेस्टमेंट की तरफ ले जाया जाए। क्लियर। उसके बाद उसने कहा कि आपको फॉरेन कंपटीशन से बचाना भी 5 ईयर प्लान की विशेषता रही है, क्योंकि उस टाइम हम विदेशों में व्यापार करते थे, बहुत कम मात्रा में करते थे। बहुत कम सामान ऐसा होता था जो दूसरे देशों से मंगाया जाता था और बहुत कम सामान ऐसा होता था जो दूसरे देशों में बेचा जाता था। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट उस टाइम पे बहुत रेयर चांस होता था कि किया जाए। उसके बाद इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट ढूंढा जाता था। अभी मैंने बताया कि बहुत रेयर ऐसा होता था कि हम इंपोर्ट करें और एक्सपोर्ट करें। तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट का मतलब है कि कोई चीज़ उसकी सिमिलर यही हम बना लें। मान लीजिए बाहर से कपड़ा आप लेके आ रहे हैं, तो कपड़े जो बाहर से कपड़ा आ रहा है उसी वैरायटी का कपड़ा यहाँ बनाने का हम प्रयास करें कि इंडिया में उसको कैसे बनाया जा सकता है।
या तो वैसा ही हो या उसका कोई सब्स्टिट्यूट हो, यानी कि उसकी जो पूर्ति कर सके उस जैसा ही हो, ठीक है। उसके बाद रिस्ट्रिक्शन थी फॉरेन कैपिटल पे। अब जैसे हम कहते हैं एट प्रेजेंट हमारी सिचुएशन क्या है कि विदेशों में से कोई भी व्यक्ति आके यहाँ 100% पैसा लगा के कंपनी ओपन कर सकता है। अभी एट प्रेजेंट सिचुएशन ये है कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है फॉरेन इन्वेस्टमेंट उसको 100% ओपन कर दिया गया है कि कोई भी विदेशी आए और यहाँ इंडिया में कंपनी लगा सकता है। क्लियर। उस टाइम क्या होता था, इन चीज़ों पे बिल्कुल पाबंदी होती थी कि नहीं वहाँ से कोई भी व्यक्ति आके अपना पर्सनल यूज़ के लिए कोई भी कंपनी यहाँ नहीं लगा सकता, ठीक है। उसके बाद आपका कोई भी प्लानिंग होती थी वो सेंट्रलाइज होती थी। सेंट्रलाइज का मतलब है कि गवर्नमेंट के हाथों में होता था सारा काम कि गवर्नमेंट किस तरीके से कैसे मैनेज करेगी, ठीक है।